यम सैव समुपाशते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्रेति नैयायिकाः अर्हं नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं विदधातु वंचितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सोऽयं विदधातु वंचितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। इस एजुकेशन समूह के सभी महानुभावों को अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, क्योंकि इस कोरोना के जटिल परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में आप लोग समाज के लिए, शिक्षा के लिए जिस प्रकार के कार्य करते हैं, यह निश्चित रूप से सराहनीय है। और इस सराहनीय प्रयास प्रयोग के लिए आप सभी का पुनः पुनः अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तथा इस पटल पर विद्यमान एवं भविष्य में इस पटल से प्रसारित होने वाला इस सजीव व्याख्यान का अवलोकन करने वाले महानुभावों को भी मेरे हृदय के अंतःकरण से मैं उनका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम पूर्व से यह विषय तय हुआ है कि शिक्षा का मनोविज्ञान एवं शिक्षा का भारतीय मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास, अर्थात शरीर मन प्राण बुद्धि आत्मा का विकास, ये होना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, प्रवृत्ति, व्यक्तित्व, संस्कृति, चिंतन, सूझबूझ, कुशलताएं, आदतें, यानी जीवन के हर छोटी छोटी बातें शिक्षा पर निर्भर करता है। अर्थात इन सभी दृष्टि से समर्थ बनाना शिक्षा का लक्ष्य है। मानव का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य है कि मानव पूर्ण रूप से विकसित हो, यानी मानव को पूर्ण रूप से विकसित करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। तो शिक्षा के इस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय या पद्धति का निर्धारण के लिए मानव प्रकृति का अध्ययन आवश्यक है। तो मानव प्रकृति का अध्ययन से ही शिक्षा का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में मानव प्रकृति का अध्ययन हेतु जो प्रवृत्त शास्त्र है वह मनोविज्ञान के नाम से प्रवृत्त है, मनोविज्ञान शास्त्र के नाम से प्रवृत्त है। अतः अब शिक्षा मनोविज्ञान नाम से एक विशेष विद्या शाखा प्रसिद्ध हुआ है, विशेष विद्या शाखा प्रसिद्ध हुआ है। और इसी क्रम में देखा जाए तो शिक्षा जगत से, विशेष करके हम सभी एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, शिक्षा जगत में आज आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान विकास के चरम अवस्था पर है, यानी पर्याप्त विकास हुआ है। परंतु जिन बातों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, संवेदना, उद्वेग, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, विचार, स्मृति आदि मानसिक प्रक्रियाओं तथा उनके भौतिक कारण शारीरिक एवं अवस्थागत तक सीमित है, यह आधुनिक एवं पाश्चात्य विज्ञान में। तो पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, यानी वो कुल मिला के सारे ज्ञान प्रक्रिया को शरीर से एवं भौतिक कारण से जोड़ते हैं, जहाँ तक आज तक हम सब ने देखा है। दूसरा भी और एक विषय है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है वह सब ज्ञानेंद्रियों से संबंधित नाड़ियाँ यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा बाह्य जगत से या बाह्य जगत की उत्तेजना या उद्दीपन के प्रभाव से मस्तिष्क के विशिष्ट केंद्र में पहुंचने से प्राप्त हो रहा है। यानी आज जो भी कुछ मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया है वो सभी
मस्तिष्क निष्ठ है, ऐसा पाश्चात्य मनोविज्ञानियों का मानना है। मस्तिष्क से जुड़े जो नाड़ी है उन नाड़ियों तक, वो मस्तिष्क नाड़ियों से उन केंद्र तक पहुंचना, और कैसे पहुंचता है कि बाहर की उद्दीपन से, बाहर की उत्तेजना जो भी कुछ उसके समक्ष आता है उन सभी को नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये पाश्चात्य मनोविज्ञान का मोटा मोटा आधार है। इस पर बहुत और भी विचारें हैं, लेकिन ये इसका मुख्य आधार है। परंतु इसके विपरीत में अगर थोड़ा भारतीय मनोविज्ञान के साथ ही इसका चर्चा किया जाए, अगर विचार करते हैं, मस्तिष्क कार्य से भिन्न आत्मा व मन का अस्तित्व ये लोग स्वीकार ही नहीं करते कि मन का भी कोई अस्तित्व है। इसीलिए हम सबको पता है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान यद्यपि साइकोलॉगस आत्मा का विज्ञान से शुरू होकर मन का विज्ञान, और धीरे धीरे हम उसको जानते हैं, उसकी परंपरा मन का विज्ञान से लेकर धीरे धीरे वो व्यवहार के विज्ञान तक पहुंचा, और व्यवहार के विज्ञान से आज फिर संज्ञान के विज्ञान, और आजकल हम लोग उसको और भी आगे लेके जा रहे हैं। परंतु जिस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान का आधार भौतिक कारण और भौतिकता एवं इंद्रिय ही इसके आधार हैं, और भारतीय मनोविज्ञान इसके विपरीत नहीं कह सकते, लेकिन इससे और आगे है, बहुत गंभीर है। हमें इसका समझ नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो भारतीय मनोविज्ञान के आधार और मुख्य कारणों को अगर हम सोचते हैं, अगर विचार करते हैं, तो भारतीय मनोविज्ञान के आधार, भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा और मन यानी अंतःकरण चतुष्टय, मन कहने से मैं जिस प्रकार मन कहता हूँ, ये मन हमारे हिसाब से, दार्शनिक हिसाब से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि सम्मिलित होते हैं। तो मन का अध्ययन करना यानी अंतःकरण चतुष्टय का अध्ययन के बिना मानव व्यवहार को जानना संभव नहीं है, या मानव व्यवहार का अध्ययन व्यर्थ है। क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा और मन, आत्मा से मन प्रकाशित होता है, और इंद्रियों के, जैसे मैंने कहा कि पाश्चात्य मनोविज्ञान वो कहते हैं कि इंद्रिय जन्य ज्ञान है मुख्य ज्ञान, किंतु इंद्रियां मन के संयोग के बिना ज्ञान प्रदान कर सकती हैं क्या? उदाहरण स्वरूप इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, हमारे समक्ष घटना घटती है, परंतु हम लोग उस घटना को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं मन की अनुपस्थिति के कारण। कई बार मच्छर काटता भी है, मच्छर काटते हुए वो रक्त शोषण करता भी है, लेकिन कई बार हमारे ध्यान यानी मन उसमें ना जुड़े होने के कारण हम कई बार जान ही नहीं पाते हैं कि मच्छर काट रहा है। अर्थात मन इंद्रियों द्वारा लाए हुए विषयों को ग्रहण करता है। केवल इंद्रिय होंगे, अगर उसमें मन का संलग्नता नहीं होगी तो इंद्रिय ज्ञान क्षम नहीं हो पाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक तत्व है उसमें इंद्रियों द्वारा लाए हुए विषयों को मन ग्रहण करता है। उसकी प्रक्रिया कैसी है थोड़ा देखिए। मन ग्रहण करता है, मन ग्रहण करने के पश्चात मन उनको बुद्धि के पास प्रेषित करता है या बुद्धि को अर्पित करता है। बुद्धि चित्त के संस्कारों के आधार पर एवं अहंकार के सहायता से, इस विषय को आगे और विस्तृत तरीके से ज्ञानार्जन जब प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे और कहेंगे, सहायता से उसको एक अर्थ प्रदान करता है। किसी भी विषय को इंद्रिय के साथ इंद्रिय ग्रहण करता है, ग्रहण करके वो मन तक पहुंचाता है, और मन से बुद्धि एवं अहंकार इन दोनों के सहयोग से उसका अर्थ निर्णय करता है, और अर्थ निर्णय करके चित्त के पास भेजते हैं। अब इस प्रक्रिया को जानने के लिए प्रक्रिया क्या होगी? अध्ययन की प्रक्रिया। विशेष करके मैंने जैसे कहा, इस प्रक्रिया को हम लोग आत्मनिष्ठ प्रक्रिया, अध्ययन की आत्मनिष्ठ प्रक्रिया, सब्जेक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। लेकिन हम आजकल जो देखते हैं पाश्चात्य मनोविज्ञान का जो आधार है, वह पाश्चात्य मनोविज्ञान का आधार ये है कि वह ऑब्जेक्टिव मेथड पर काम करता है। हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान के जो आधार, मुख्य आधार से वो कहते हैं ये वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है।
अतः आधुनिक पश्चिमी मनोविज्ञान का वस्तुनिष्ठता का आधार को मानता है, परंतु भारतीय मनोविज्ञान जीवन के दोनों पक्ष में से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंद्रिय बाह्य पक्षों से ग्रहण करता है, प्रक्रिया आंतरिक पक्ष में होता है, परंतु बाह्य पक्ष भी आंतरिक पक्ष की सक्रियता की वजह से ही संभव होता है। अतः भारतीय मनोविज्ञान जीवन के दोनों पक्ष में से आंतरिक पक्ष को प्रधानता देता है। इस आंतरिक पक्ष के प्रधानता की वजह से हम सब्जेक्टिव मेथड को यानी आत्मनिष्ठ पद्धति को प्रामाणिक मानते हैं, और प्रामाणिक ही नहीं है, ये वैज्ञानिक भी है। वैसे अगर देखा जाए कोई विषय ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिविटी होता नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी भी सब्जेक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से चित्त, इन प्रक्रिया को थोड़ा समझेंगे। इंद्रिय कहने से ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रियों को समझाता है, और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के दोनों कार्य हैं। ज्ञानेंद्रिय का कार्य है संवेदना निर्माण करना, कर्मेंद्रिय का कार्य है गति, कौशल एवं निपुणता में समर्थ करना। और इन दोनों विषयों का, गति का, कौशल का, निपुणता का आधार मन ही होता है। और संवेदनाएं तब तक ग्राह्य नहीं होती है, संवेदनाएं तब तक जात नहीं होता है या स्वीकृत नहीं होता है जब तक वह मन तक नहीं पहुंचता है। और इन संवेदनाएं जब मन तक पहुंचता है तो मन उन पर विचार निर्माण करता है। मन का कार्य है विचार निर्माण करना। मन से फिर बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि का कार्य है विवेक निर्माण करना। बुद्धि के पश्चात यह अहंकार को प्रेषित की जाती है और अहंकार इस पर निर्णय लेता है। अहंकार व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये मेरे लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति के अनुसार धारणाएं भिन्नताएं होती है। अहंकार के कारण भिन्न भिन्न धारणाएं होती है, और भिन्न भिन्न धारणाओं के आधार पर चित्त में भिन्न भिन्न अनुभूतियां भी बनती है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में व्यक्ति भेद, व्यक्ति भिन्नता तो चर्चा की गई है, लेकिन उस व्यक्ति भिन्नता के मुख्य आधार को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। उस व्यक्ति भिन्नता के जो मुख्य आधार है, वह मुख्य आधार तो अहंकार की वजह से ही होता है। अहंकार निर्णय लेता है कि योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। बुद्धि यह निर्णय करके भेजता है कि योग्य अयोग्य का बुद्धि चयन करने के पश्चात मुझे योग्य का चयन करना है या अयोग्य का चयन करना है, मुझे उचित का चयन करना है या अनुचित का चयन करना है, यह तो अहंकार निर्णय लेता है। कई बार अनुचित होने के बावजूद भी हम लोग ग्रहण करते हैं, वह अहंकार का निर्णय होता है। तो इस अहंकार निर्णय के पश्चात वह चित्त तक पहुंचता है, और चित्त में वह अनुभूति या हम स्मृति कहें, स्मृति अनुभूति के रूप में स्थिर होता है, जिसको हमने संस्कार के नाम से जानते हैं। एवं पूर्व संस्कार, पूर्व अनुभूति के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे इसका छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मच्छर काटता है, सुई लगता है, चींटी काटता है, ये तीनों प्रकार के जो दर्द है ये हमारे चर्म को होता ही है। लेकिन मच्छर काटते वक्त हमने चांटा मारते हैं, चींटी काटते वक्त हमने ऐसे उठाते हैं, और जब सुई लगाना होता है हम जानबूझ के हाथ को ऐसे स्थिर करते हैं, यानी उसमें थोड़ा सांस रोकने का प्रयास करते हैं। ये कारण कैसे है? जबकि इंद्रिय से तो, जो स्पर्श इंद्रिय से दर्द समान प्रकार से अनुभूति तक पहुंचा गया, चित्त तक पहुंचाया गया, परंतु चित्त ने इन पूर्व से प्राप्त तीनों अनुभूतियों के आधार पर, तीनों संस्कार के आधार पर वह निर्णय लेता है, और निर्णय को फिर पुनः वैसे ही चित्त ने अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, और मन से इंद्रिय के पास वह निर्देश आता है, एवं उन्हीं निर्देशों के आधार पर प्रतिक्रियाएं भी दी जाती हैं। हालांकि इन्हीं प्रतिक्रियाओं को हमारे पाश्चात्य मनोविज्ञान में केवल एसआर थ्योरी, आप लोग स्टिमुलेशन एंड रेस्पॉन्स थ्योरी, इतने में जाना जाता है, लेकिन वह जो स्टिमुलेट को रेस्पॉन्स करने के बीच में ये जो लंबी प्रक्रिया का इतना विस्तृत अध्ययन अन्य मनोविज्ञान में किया नहीं गया है।
ये विशेष करके जो भारतीय मनोविज्ञान का तत्व है, इनको विस्तृत रूप से जानेंगे, शायद इस पर हम और आगे जा पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि पाश्चात्य मनोविज्ञान भौतिक विज्ञान पर आधारित होने के कारण ज्ञान को केवल इंद्रिय सापेक्ष ही मानता है, कि जो दिखता है वही उसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि केवल इंद्रियों से ही ज्ञानार्जन होता है। इनके विपरीत में अगर हम भारतीय मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं, भारतीय मनोविज्ञान की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। भारतीय मनोविज्ञान के इन आधारभूत मान्यताओं के आधार पर पूरी मनोविज्ञान की प्रक्रिया चलती है, पूरी अध्ययन की प्रक्रिया भी चलती है। ये आधारभूत मान्यताएं क्या है? जैसे पहली मान्यता मैंने कहा कि इंद्रिय निरपेक्ष एवं इंद्रिय अंतःकरण सापेक्ष की मान्यता। जैसे मैंने कहा कि पाश्चात्य मनोविज्ञानियों ने केवल ये मानते हैं कि ज्ञान केवल इंद्रियों से संभव है, तो इसीलिए इंद्रिय से संभव होने के कारण ये उनके कहना है कि केवल इंद्रिय से सापेक्ष है, तो इंद्रिय सापेक्ष होने के कारण ये ज्ञान संभव होता है। परंतु भारतीय मानस का यह मानना है, यह इंद्रिय निरपेक्ष एवं इंद्रिय अंतःकरण सापेक्ष की मान्यता है। मनुष्य, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में आप लोगों से चर्चा की कि इंद्रिय सापेक्षता नहीं है, अब इंद्रिय अंतःकरण सापेक्षता है। इंद्रियों की अंतःकरण निरपेक्षता की कह रहा हूँ ना, जाओ बोलो। इंद्रिय निरपेक्षता, दरवाजा बंद करके जाओ। इंद्रिय निरपेक्षता एवं अंतःकरण सापेक्षता की बातें हमने अभी थोड़ी देर के, मैं क्षमा चाहूँगा, कोई ऑफिस में आ गए थे तो इसलिए 2 मिनट हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो मनुष्य का अंतःकरण सापेक्षता से ही यह ज्ञान संभव होता है, जिसकी प्रक्रिया इंद्रिय मन से जुड़ता है, मन बुद्धि से, बुद्धि अहंकार से, अहंकार चित्त से। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार की सापेक्षता नहीं होती है, तब तक यह ज्ञान निर्माण नहीं होता है। इंद्रिय, मृत शरीर में तो भी इंद्रिय होता है। मृत शरीर में इंद्रिय होते हुए कई बार हम भी चेतन होते हुए भी अचेतन होते हैं, हमारे समक्ष घटनाएं घट जाते हैं, फिर भी वो हमें प्रभावित नहीं कर पाते। वो केवल इंद्रिय के कारण नहीं है, उसमें मन बुद्धि अहंकार चित्तादि के निरपेक्ष होने के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए ज्ञान ग्रहण करना वो इंद्रिय निरपेक्ष है, परंतु इंद्रिय अंतःकरण सापेक्ष है। दूसरी जो मान्यता है, मनुष्य की प्रकृति आध्यात्मिक है। कुछ लोगों ने उसको प्रयोजनवादियों की तरह निर्माण करने की प्रक्रिया किए हैं, परंतु मनुष्य का जो स्वभाव है, वो प्रकृति है, वो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक है। मनुष्य का तीसरा मान्यता ऐसी है कि मनुष्य का समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित है, क्योंकि इसका, जैसे हमारे वेदांत के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य कहने से, मनुष्य केवल इस शरीर को हमने मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य कहने से मनुष्य के संपूर्ण मन बुद्धि आत्मा चित्त अहंकार आदि सभी तत्वों का ही मनुष्य के अंदर समाहन होता है। मनुष्य की प्रकृति आध्यात्मिक इसलिए है कि मनुष्य सदैव मोक्ष की इच्छा रखता है। इसका भी थोड़ा मौलिक आपको लौकिक उदाहरण दूंगा। जब हम कहते हैं कि मनुष्य सदैव मोक्ष की इच्छा रखता है या आध्यात्मिकता की इच्छा रखता है, ये कैसे है, इसका उदाहरण है। आप देखिए, उदाहरण करिए, एक बार सोचिए कि हम लोग मन में यही आता है कि मैं सदैव अमर हूँ, मुझे मृत्यु ना आए, चाहे कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कितने भी तकलीफ हो जाए, फिर भी मनुष्य कभी मरना नहीं सोचता है। दूसरे विचार में मनुष्य यह सदैव मानने की प्रयास करता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मेरे से कोई दूसरे ज्ञानी ना हो, या मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाऊँ। तीसरा विषय यह होता है कि मनुष्य ये चाहता है कि मेरे सब लोग सुने और मैं किसी का ना सुनूं, मैं सबको अपने नियंत्रण में रखूं, मैं किसके नियंत्रण में ना रहूं। ये स्वाभाविक मनुष्य की प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है।
अब थोड़ा इसको विचार करेंगे। यह जो प्रवृत्ति है, अमरत्व, सर्वज्ञानी, सर्वनियंत्रक, सबको अपने नियंत्रण में रखता है, किसी के नियंत्रण में नहीं जाता है, ये किसका लक्षण है? ये सर्वशक्तिमान ईश्वर का, परमात्मा का लक्षण है। यानी मनुष्य स्वभाव से, वास्तव रूप से उस तरह के परमात्मा स्वरूप ईश्वर बनने की इच्छा तो मन में धारण करता है। इसलिए मनुष्य की प्रकृति आध्यात्मिक है और सभी ज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित है। इसका भी कारण है क्योंकि जब तक हम केवल इस शरीर को साधन मानते हैं, ये शरीर सब कुछ नहीं है। हम जैसे आप लोग अभी भरत पंडा जी को जानते हैं, आज इस प्रकार देख रहे हैं, जिस तरह के स्वरूप को देखते हैं, हो सकता है कल भरत पंडा जी ना रहें, परंतु आप सबके सामने ये शरीर पड़ा हुआ मिलेगा, शरीर पड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि भरत पंडा जी कहाँ है? कि नहीं, भरत पंडा जी अब है नहीं, रहे नहीं। तो वो भरत पंडा जी कौन थे? जब आप इस शरीर को वो मान नहीं रहे हैं, वैसे भौतिक रूप से आप मान रहे हैं, लेकिन थोड़े से मौलिक विचार करेंगे तो हम इसको मान ही नहीं रहे हैं कि यही भरत पंडा जी हैं। तो वो जो भरत पंडा जी हैं वो कौन हैं? जो ज्ञान का ग्रहण कर रहे थे। इसलिए आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से ये ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, शरीर का प्रकाशन होता है, जिससे हम जानते हैं। और इसीलिए जो ज्ञान है वो अंतर्निहित है, आत्मनिष्ठ है, मनुष्य के अंदर विद्यमान है। इन तीन मुख्य आधारों से ही भारतीय मनोविज्ञान चलता है और इन्हीं आधारों को मानने की वजह से भारतीय मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों को समझने की प्रक्रिया अलग है। और मनोविज्ञान को इतना समृद्ध किया गया था कि जैसे पैरेंद्रिय ज्ञान यानी टेलीपैथी जैसे विषय आज आधुनिक विज्ञान आज मानने लगा है, अतीन्द्रिय ज्ञान, पारासाइकोलॉजी जैसे विषय यानी एक जगह पर होते हुए दूसरे जगह का ज्ञान प्राप्त करना, नाभि चक्रे तारा विहो ज्ञान आदि विषय, अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय श्रवण, असीमित क्षमताएं, ये भारतीय मनोविज्ञान का विषय था कि एक जगह पर हमारे मुनि ऋषियों ने बैठकर संसार के ज्ञान प्राप्त कर पाते थे। ये कोई असंभव विषय नहीं था। ये असंभव विषय इसलिए नहीं था कि हमारे इनके आधार भिन्न थे। हालांकि अभी इसी कुछ ही अंशों को मान्यताएं मिली है धीरे धीरे। हमें भारत के आत्मिक आदर्शों एवं उन सभी पद्धतियों को अधिक प्रभावशाली बनाना होगा, उनको आधुनिक संगठन के रूप में जीवित करना होगा। इस दृष्टि से हमें भारतीय मनोविज्ञान की विश्लेषण करनी होगी और एवं आज उनको युगानुकूल बनाने की आवश्यकता भी है। अब इसे युगानुकूल बनाने के चक्कर में अब इसको विचार करने की आवश्यकता है कि इसकी प्रक्रिया कैसी है। आज हमें अधिगम के स्वरूप हमें बताए जाते हैं कि अधिगम कैसे होता है, अधिगम का प्रकार क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या है। क्या उसी प्रकार आज के मनोवैज्ञानिक पद्धति को, भारतीय मनोविज्ञान पद्धति को क्या आज हम उसी प्रकार युगानुकूल बनाने की समर्थ हो पाएंगे? तो हाँ, हो पाएंगे। उसके लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। अब उन पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि इनको युगानुकूल बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, किस प्रकार के प्रक्रियाएं बनाने की आवश्यकता है और उनको युगानुकूल बनाने के लिए क्या स्वरूप होंगे उनके। आजकल ज्ञान की प्रक्रिया की बड़ी चर्चा होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि ज्ञान की प्रक्रिया कैसी है, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया कैसी है। इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है, मैंने कहा कि इसमें हम लोग केवल भारतीय मनोविज्ञान में शरीर को ना कारण मानते हुए इसको हमने अंतःकरण चतुष्टय की प्रक्रिया मानते हैं। आत्मा की प्रकाश से ही ज्ञान की प्रक्रिया संपन्न होती है, यह अंगीकार करते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया हमने जैसे कहा कि ज्ञानार्जन के मार्ग कौन से हैं। आजकल तो एक ही मार्ग को अंगीकार किया जाता है आधुनिक में, वह है प्रत्यक्ष मार्ग। लेकिन उस प्रत्यक्ष मार्ग का भी अवलोकन या उसका अवबोध भारतीय ज्ञान पद्धति में जो है उसका बोध अभी तक सबको नहीं हो पाया है। इंद्रिय विषय सन्निकर्ष के आधार पर यानी इंद्रिय का
विषय के साथ, विषय वस्तु के साथ सन्निकर्ष होने के साथ, संबंध होने के साथ ज्ञान का उत्पन्न होता है जिस भी विषय के साथ। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण हमने उस अंतःकरण वृत्ति को मानते हैं। अंतःकरण वृत्ति में मैंने जैसे कहा कि अंतःकरण में ज्ञान, बुद्धि, मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार, चित्त है, और इन्हीं आधारों से विषयों को देखते हैं और विषयों को देखने के पश्चात उनकी प्रतिक्रियाएं होती है और उसको जानते हैं। ये तो सामान्य का विषय है। इनके पश्चात भी ज्ञान प्राप्ति के और कई मार्ग हैं भारतीय मनोविज्ञान में। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है अनुमान। अनुमान यानी अनुमीयते, पीछे, यानी किसी विषय के ज्ञान के पीछे दूसरे ज्ञान का, एक ज्ञान के आधार पर दूसरे ज्ञान को प्राप्त करना, अनुमान लगाना। और इसका भी कारण प्रत्यक्ष है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान आज का विषय नहीं है। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष नाम के एक प्रमाण भारतीय दर्शन में सदा सर्वदा पहले से ही प्रसिद्ध है। इसलिए यह अनुमान भी एक प्रमुख मार्ग है। और एक मार्ग है जिसको हम कहते हैं शब्द मार्ग, यानी शब्द माध्यम है। शब्दों के द्वारा भी मन को यथार्थ ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इसका भी मान्यता भारतीय ज्ञान परंपरा में है। इन सभी बातों को तो हम अंगीकार करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात भारतीय मनोविज्ञान का ये है कि अंतर्ज्ञान, हम लोग जानते हैं हमारे मुनि ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने ज्ञान प्राप्ति जिन विधा से किए हैं वह विधा है अंतर्ज्ञान। आज भी कहीं कहीं मनोविज्ञान में हमने इनसाइट को मान्यता दिए हैं। मन एवं यथार्थ वस्तु के घनिष्ठ प्रत्यक्ष संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। लेकिन यह अंतर्ज्ञान जो विषय है, मैंने कहा कि इस अंतर्ज्ञान विषय को जो मनोविज्ञान आदि विषय में गेस्टाल्टवादियों ने इस विषय पर चर्चा किए हैं, लेकिन उनकी जो मान्यता है, उनकी मान्यता है कि समग्रता के दृष्टि से पूर्वकृत अनुभव के आधार से ही प्राप्त होता है। लेकिन भारतीय मनोविज्ञान इससे एक कदम और आगे बढ़ता है। इनका मानना ये है मन एवं वस्तु, इन दोनों के मध्य एक एकात्म भाव निर्माण होने से वो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वस्तु के संदर्भ में। जैसे उदाहरण स्वरूप में वो क्रोध की अवस्था में मानसिक स्थिति क्या है, किस प्रकार मानसिक वृत्तियां रहती है, इसको जानने के लिए मन के शरण में जाना पड़ता है। क्रोध अवस्था के साथ एकात्म होना पड़ता है कि क्रोध अवस्था में कैसा करता है व्यक्ति। में किसी सामने वाले व्यक्ति के क्रोध अवस्था को देख के क्रोध का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, इसको तो आत्म से ही अनुमान करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि ज्ञान की प्रक्रिया को समझने के लिए जो विधि है वह विधि है आत्मनिष्ठ विधि। तो ज्ञेय वस्तु के साथ, जो भी जानने योग्य वस्तु है, उस वस्तु के साथ तादात्म्य करना, एकात्मीकरण करना, एकात्म हो जाना, तल्लीन हो जाना ही इस प्रकार ज्ञान को निर्माण करता है। इस पर कई उदाहरण है। जैसे मैं इसके साथ एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को बताऊं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने घास बगीचा के, एकात्म का उदाहरण क्या है, घास के बगीचे में बैठे थे और उस घास को, बगीचा को एकदम तल्लीन भाव से देख रहे थे। इस तल्लीन भाव से जब देख रहे थे, उस परिस्थिति में क्या हुआ कि एक गाय उस घास के बगीचा में प्रवेश करता है। जैसे ही गाय का प्रवेश होता है, स्वामी रामकृष्ण ने वहाँ से चिल्लाने लगते हैं कि उनके पीठ में दर्द होता है। उनके शिष्यों ने उनको वहाँ से उठा के ले गए। लेने के बाद वो बोले कि मेरे पीठ में बहुत ज़ोर दर्द हो रहा है। देखे तो उनके पीठ में गाय का पैरों का निशान था। तो उसके बाद उनको पूछा गया कि ये कैसा संभव हुआ। तब फिर रामकृष्ण ने एक बार फिर उसको चिंतन किए। चिंतन करने के बाद बताए कि इस घास गालीचा के साथ, घास बगीचा के साथ में अपने आप को तल्लीन कर दिया था, एकात्म कर दिया था, जिससे मुझे लगा कि ये गाय घास के गालीचा पर नहीं चढ़ रहा है, मेरे पीठ पर चढ़ रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है
कि व्यक्ति अगर किसी वस्तु के साथ, किसी संदर्भ के साथ एकात्म हो जाता है तो उसके हर विषय भी इसके अंतर में स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान की, भारतीय मनोविज्ञान की कई और मान्यताएं। हमने आजकल मनोविज्ञान में सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, जैसे मैंने कहा अभ्यास के सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत आदि कई सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। अधिगम मनोविज्ञान कहें चाहे शिक्षा मनोविज्ञान कहें, इसके अगर भारतीय सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें जो कुछ प्रमुख सिद्धांत बनते हैं, वह प्रमुख सिद्धांत में पहला सिद्धांत बनेगा एकाग्रता का सिद्धांत। ये मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि एकाग्रता का सिद्धांत इसीलिए शायद यहाँ तक हम लोगों ने पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि शिक्षा जो विषय है, अधिगम जो विषय है, ये संज्ञान का विषय है और चित्त ही शिक्षा का आधार है। जैसे मैंने कहा कि इंद्रियों से लेकर चित्त तक की एक प्रक्रिया चलती है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत चित्त ही शिक्षा का आधार है और चित्त तक विषय पहुंचाने के लिए जो मुख्य माध्यम है, मुख्य माध्यम मन है। और मन के बारे में जानते हैं कि मन कहा जाता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। ये मन बहुत चंचल है। चंचल मन कैसे एक शुद्ध विषय को लेकर पहुंचा पाएगा? मन तो संकल्प एवं विकल्प में द्वंद्व में रहता है। तो इसीलिए हम योग शास्त्र आदि से देखते हैं कि योग शास्त्र में यही बताया जाता है कि चित्त को नियंत्रण करना, चित्त को एकाग्र करना। तो इसलिए प्रथम जो सिद्धांत होता है वो एकाग्रता का सिद्धांत। एकाग्रता के सिद्धांत में चित्त क्या होता है? विशुद्ध होता है, शांत होता है और वो मन के संकल्प विकल्प में से शुद्धता को ग्रहण करता है। तो निरुद्धावस्था में जब चित्त की निरुद्ध कर दी जाती है, निरुद्धावस्था में सभी वृत्तियां भी, मन की वृत्तियां भी निरुद्ध हो जाती है, एकाकृत हो जाती है। केवल ही ज्ञेय वस्तु, जानने योग्य वस्तु से उसमें एकाग्रता रहती है, जिससे ज्ञान सहज से पहुंच जाता है, यानी कोई अवरोध नहीं रहता है। आज हमें ज्ञान प्राप्ति में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अवरोध के रूप से जानी जाती है। वो सभी अवरोध मन को, बुद्धि को प्रभावित करती है, इसलिए नहीं हो पाती है। इसलिए भारतीय मनोविज्ञान का जो आधार माना गया है, वह जो सिद्धांत माना गया है, वह है एकाग्रता का सिद्धांत। अब इससे आगे अगर विचार करें तो एकाग्रता का सिद्धांत कहाँ से संभव होगा? इसके लिए जो दूसरा सिद्धांत है वह है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। हम सभी ने जानते हैं भारतीय परंपरा में अध्ययन काल को ही ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है। ब्रह्मचर्य की अवस्था हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य में समस्त आत्मसंयम की प्रवृत्तियां की जाती हैं, क्योंकि आत्मसंयम इसीलिए ये एकाग्रता तभी संभव होगा जब हमारे सभी ज्ञानेंद्रिय नियंत्रित होंगे, ज्ञानेंद्रियां संयमित होंगे। ज्ञानेंद्रियां संयमित होंगे तो उससे ही एकाग्रता बनेगी। तो ज्ञानेंद्रियों को संयम करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य सिद्धांत को अपनाना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। ज्ञानार्जन स्वाभाविक रूप से, जैसे मैंने कहा कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इस बौद्धिक प्रक्रिया में राग द्वेष काम क्रोध सम्मोह आदि विकार जब आच्छादित हो जाते हैं, बौद्धिक पटल को जब आच्छादित कर देते हैं, तो स्वाभाविक ज्ञान अर्जन प्रक्रिया सहज नहीं होती है, ज्ञानार्जन होना कठिन होता है। हम जानते हैं जी, तनाव की अवस्था में अगर हमें कोई विषय बताया जाता है तो उस विषय को हमें ध्यान में नहीं रख पाते। तो इसमें मूल करना क्या है? जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मनोविज्ञान में तो बस यही कहते हैं कि मन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? अध्ययन क्यों नहीं हो पाता है? अधिगम क्यों नहीं होता है? तो उसके पीछे जो मूल कारण है, उस मूल कारण को जानना आवश्यक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम ये कहते हैं, तो भारतीय मनोविज्ञान उस प्रिवेंशन का कार्य करता है, उपचार नहीं करता है। क्योंकि समस्या आने से पहले अगर उसको रोक दिया जाए, राग द्वेष काम क्रोध सम्मोह आदि अगर आने से पहले उनको रोक दिया जाए,
तो फिर ज्ञानार्जन प्रक्रिया कितना सरल होगा, कितना प्रभावी होगा, ये हम समझ पा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा जाता है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधाभिजायते सम्मोह क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम सब जानते हैं कि संग यानी किसी भी चीज़ के साथ जब साथ साथ रहना, उनके साथ जुड़ते हैं तो उनके प्रति कामनाएं, स्नेह, श्रद्धा, मोह आदि निर्माण होता है, जिससे फिर क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से फिर स्मृति विभ्रम आदि कारण घटित होते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में ब्रह्मचर्य को महत्व दिया है कि संयम रखना है कि हर एक चीज से जो मन में कामना पैदा करती है, इच्छा पैदा करती है, इन सब से दूर रहना है। इसकी अगली कड़ी में तीसरा जो सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह सिद्धांत है संस्कार सिद्धांत। भारतीय मनुष्यों ने, ऋषियों ने विवेचनाओं के आधार पर जो महत्वपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन किए हैं, वह है संस्कार सिद्धांत। मनुष्य की समस्त क्रियाओं, विचारों तथा उद्वेगों आदि का कारण उनके अवचेतन अवस्थाएं होती हैं। हम ये भी जानते हैं, चेतन अचेतन अवचेतन अवस्था की बातें हम मनोविज्ञान में करते हैं, और जितने भी प्रकार के हमारे उद्वेग आदि होते हैं, उन उद्वेगों के कारण हम अवचेतन अवस्था को कारणभूत मानते हैं। तो इस अवचेतन को भारतीय परंपरा में हमने संस्कार के रूप से जानते हैं। ये अवचेतन बनते कैसे हैं? ये स्वाभाविक रूप से हमने, जैसे पूर्व प्रक्रिया में मैंने इसलिए कहा था कि वह आधारभूत प्रक्रिया है कि चित्त के स्तर पर जो ज्ञान स्थिर हो जाते हैं वो संस्कार बन जाते हैं, और जो संस्कार बनते हैं वह अवचेतन बन जाते हैं। और वो अवचेतन मन में जब तक होते हैं वो मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैंने जैसे कहा कि भारतीय परंपरा में संस्कार निर्माण करना यानी अवचेतन निर्माण करने की भी प्रक्रिया है, और ये अवचेतन नियोजित तरीके से, नियोजित प्रक्रिया से लक्षित उद्देश्य को सिद्धि करने के लिए की जाती है, और उसको हमने संस्कार नाम देते हैं। हम स्वाभाविक रूप से हम सब ने भारतीय परंपरा में षोडश संस्कार के नाम सुने होंगे। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक ये इन सभी बातों को हम संस्कार से अभिभूत करते हैं। इन सभी संस्कारों को हमने अवचेतन के रूप में, यानी किसी भी विषय को संस्कार के रूप में स्थापन करना, यानी वो अवचेतन में चला जाता है। चित्त की वृत्तियाँ चित्त में अपने ही समान छाप छोड़ जाती हैं, तो इसलिए हमने चित्त में इनके संस्कार निर्माण करते हैं, और इन वृत्तियों को, ये जो चित्त की वृत्तियाँ होती है, और इन्हीं वृत्तियों को हम संस्कार कहते हैं। संस्कार के रूप में अगर हम चर्चा करें, मनोविज्ञान के साथ संस्कार को थोड़ी तुलना करके अध्ययन करने का प्रयास करें, तो संस्कार को हमने 3 भाग में बांट सकते हैं, जैसे ज्ञानात्मक संस्कार, भावात्मक संस्कार एवं क्रियात्मक संस्कार। ज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव संस्कार, अफेक्टिव संस्कार, और क्रियात्मक संस्कार हमने कॉग्निटिव, जैसे कहा कि ज्ञानात्मक कॉग्निटिव संस्कार, अफेक्टिव संस्कार और कोग्निटिव संस्कार। इन सभी संस्कारों को हमने 3 भाग में बांट सकते हैं। जितने भी प्रकार इच्छाएं हैं, जितने भी प्रकार के कामनाएं हैं, जो भी स्मृति हम निर्माण करते हैं, हम जानबूझ के संस्कार के तहत ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करना चाहते हैं। गर्भावस्था में ही हमने ऐसी वातावरण निर्माण करते हैं, गर्भ उत्पन्न होने के बाद वो अभिमन्यु बने। अभिमन्यु के निर्माण की प्रक्रिया जो है, ये ज्ञानात्मक संस्कार के कारण ही है। गर्भावस्था ही का संस्कार का केंद्र होता है। आगे जाके माँ जिस प्रकार भाव बच्चे को देता है, परिवार से जिस प्रकार के भावात्मक संस्कार मिलते हैं, उन्हीं भावात्मक संस्कार से संवेग निर्माण होता है, उन समाज के साथ वो संवेग चलता है। यह संस्कार भावात्मक संस्कार है। और तृतीय संस्कार जो क्रियात्मक संस्कार है, तो योग्य कार्यों को करना, इन सभी के ऊपर धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भारतीय परंपरा का आधार है, भारतीय मनोविज्ञान का आधार है।
इनके अलावा भी भारतीय मनोविज्ञान में और कई सारे विषयों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए हैं। एक महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान में अक्सर चर्चा की जाती है जिसको हम कहते हैं कि व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके लिए ही शिक्षा कार्य करती है। व्यक्ति के प्रवृत्ति को अध्ययन करना मनोविज्ञान का लक्ष्य है, इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व भी मनोविज्ञान का हिस्सा है। ये आधुनिक मनोविज्ञान का भी एक प्रमुख विषय रहा है। परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में हम अल्पोर्ट आदि महोदय के अगर मनोविज्ञान के संज्ञाओं को चर्चा करेंगे, वो केवल मन और बुद्धि, मानसिक और बुद्धि की संज्ञा करते हैं। और कुछ लोगों ने तो शरीर रचना के, सेल्डन आदि महोदय के अगर देखेंगे तो शरीर रचना के आदि से उन्होंने व्यक्तित्वों का विभाजन किए। परंतु भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि यह मनुष्य यानी व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, व्यक्ति के निर्धारक उसके संस्कार हैं। उसका सर्वांगीण विकास के लिए हमने उसके संपूर्ण शरीर, मनोबुद्धि आत्मा, जिन तत्वों को मैंने कहा, उसके अंतःकरण उसमें महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस दृष्टि से व्यक्ति का जो विवेचन किया गया है, व्यक्ति के बारे में जो चर्चा की गई है, वो व्यक्ति के कई प्रकार चर्चा भारतीय मनोविज्ञान में दिखते हैं। व्यक्ति का एक समग्र स्वरूप जो भारतीय मनोविज्ञान प्रस्तुत करता है वह है पंचकोशात्मक स्वरूप, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश। व्यक्ति को 5 विभागों में बांटते हुए, 5 भागों में बांटते हुए उनके समग्र रूप को लेके एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करते हैं और व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। उसके बाद व्यक्ति के प्रकृति के आधार पर भी, उसका स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का विभाजन किया जाता है भारतीय मनोविज्ञान में, जिसको हमने सात्विक व्यक्तित्व, राजसिक व्यक्तित्व एवं तामसिक व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। सात्विक, राजसिक, भगवद गीता में इसकी चर्चा की गई है। इनके अलावा भी व्यक्ति के गुण एवं कर्म के आधार पर भी कुछ व्यक्तित्वों का निर्धारण किया गया है, जिसको आज स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से जाना जाता है। ये जबकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति नहीं है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक लक्षण है। जिस चीज़ को भगवद गीता में कहा जाता है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टः गुण कर्म विभाग सह। ये वर्ण यानी क्या है? ये वर्ण यानी व्यक्ति जिसमें व्यक्त होता है। वर्ण यानी व्यज्यते इति वर्णः, जिसमें अभिव्यक्त होता है। व्यक्ति के अभिव्यक्ति के आधार पर, वो अभिव्यक्ति के आधार व्यक्तित्व के भी आधार बन सकते हैं। जैसे ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, जिसको हमने ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, वो ज्ञानात्मक व्यक्तित्व है। व्यक्ति जिसमें ज्ञान प्रधान होता है। दूसरा पौरुष प्रधान व्यक्तित्व होता है। पौरुष शक्ति जिसमें होता है, शक्ति प्रधान व्यक्तित्व, जिसमें व्यवहार प्रधान व्यक्तित्व यानी वैश्य प्रवृत्ति का हो सकता है। और चौथा व्यक्तित्व को हमने सेवा प्रधान व्यक्तित्व, सेवानिष्ठ व्यक्तित्व, समाजनिष्ठ व्यक्तित्व यानी शूद्र शक्ति का व्यक्तित्व हम कह सकते हैं। इनके अलावा अगर हमने व्यक्तित्व के बारे में और भी चर्चा करते हैं, भारतीय मनोविज्ञान में और भी कई सारे चर्चाएं इस पर की गई है। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि ज्योतिष नामक एक शास्त्र भारत में बहुत प्रसिद्ध है और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करता है। ज्योतिष में कुछ नहीं व्यक्ति जानते हैं तो राशि को तो जानते होंगे कि मेरा यह राशि है और मेरा यह नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग 109 प्रकार के स्वरूप को प्रतिपादन किया गया। 109 प्रकार के व्यक्ति के स्वरूप को प्रतिपादन किया गया है। 12 राशियां हैं, हर एक राशि के 9 प्रकार के भेद हैं। यानी एक राशि के व्यक्ति का स्वभाव एक प्रकार होगा ऐसा नहीं, एक राशि के साथ अलग अलग नक्षत्रों का जुड़ने से हर एक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है। यह हमारे भारतीय पद्धति में ये सिद्ध किया गया है, आज भी ये व्यवहारिक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारे भारतीय परंपरा में जो ज्योतिष परंपरा है, इस ज्योतिष परंपरा में जो व्यक्तित्व के प्रकार है, इस व्यक्तित्व के प्रकार को लगभग 108 प्रकार में व्यक्त किया गया है। इनके स्वभाव चरित्र
इतने ये जो व्यक्ति भिन्नता को इतनी बारीकी से देखा गया है, इन पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। व्यक्ति के विकास के लिए कई उपायों का अवलंबन किया गया है। जैसे मैंने कहा, हमारे उपनिषद सदैव इसी प्रक्रिया के धनी हैं, जिसके लिए हम लोग पंचकोशी विकास की बातें करते हैं, व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि की बातें करते हैं, जिसमें मनुष्य के सामाजिक विकास के साथ मनुष्य अतिरिक्त जगत के साथ उसके संबंध को देखते हैं, और अंततः जाके अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम जगदिदम ब्रह्ममयम यदि कहकर पूरे ब्रह्म के साथ एक तादात्म्य संबंध जोड़ते हैं। यानी इसका वैश्विक विकास केवल सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक विकास भी इस मनोविज्ञान का लक्ष्य है, भारतीय मनोविज्ञान का। और इनके अलावा अगर आगे और थोड़ा देखें, विशेष करके आज अधिगम को लेकर जिस प्रकार के कार्य करते हैं, आजकल हम अधिगम की निर्माणवादी परंपरा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं, आज उसके बोलबाल चल रहा है। भारतीय मनोविज्ञान के भी ये प्रक्रियाएं हैं, इनके ऊपर अगर हम अध्ययन करेंगे, भारतीय जो अधिगम प्रक्रिया है इसको हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में मापते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक उक्ति है, उसमें यही कहा जाता है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम गुम संधानम। आचार्य को पूर्व रूप, विद्यार्थी उत्तर रूप, और दोनों के बीच में संधि विद्या के रूप में विद्या, आचार्य एवं शिष्य के, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। और इन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसी चलती है और समाज तक कैसी चलती है? जैसे हर्वटीय पंचपदी की बात करते हैं, उस हर्वटीय पंचपदी से पहले ही भारतीय मनोविज्ञान में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रियाएं प्रसिद्ध है, जिसको हमने पंचपदी के रूप से नाम जानते हैं। वह पंचपदी ऐसा है, अधीति, बोध, आचरण, प्रचार। और अधीति, बोध, आचरण को दो भाग में माना जाता है, एक अभ्यास एवं प्रयोग, और पांचवें स्थान पर है प्रचार। अब इन्हीं अधीति को क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति विकास के डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं। ये किस प्रकार है कि पहला अधीति यानी स्वयं अध्ययन करना, यानी डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, ज्ञानात्मक विकास। दूसरी प्रक्रिया में ज्ञानात्मक विकास के पश्चात उसकी बोध करना, यानी डेवलपमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद उसका जो आचरण है वो दो प्रकार होगा, वो डेवलपमेंट ऑफ द स्किल एंड उसका एक्सपेरिमेंटेशन, उसकी अभ्यास करना, कौशल का विकसित करना और उसको प्रयोग में लाना। ये दोनों प्रकार के आचरण है। अपने आप में उसकी कौशल विकसित के करने के साथ साथ उसको प्रयोग करना, भारतीय मनोविज्ञान का ये पक्ष है। और उसके पश्चात उसका प्रचार प्रसार करना, केवल प्रयोग तक सीमित नहीं। तो इसी के आधार पर ही भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रक्रिया चलती थी। इसलिए गुरु शिष्य के जो संबंध थे, यह संबंध को आप जानते होंगे, कई लोग ये बात करते हैं कि गुरुकुल की आज के स्वरूप में उसको युगानुकूल कैसे बनाना है। वास्तव में गुरुकुल प्रक्रिया को हमें समझने की आवश्यकता है, गुरुकुल के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। गुरुकुल के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को समझेंगे तो उसमें समझ में आएगा, जब एक छात्र गुरुकुल में जाता है तो उसके साथ किस प्रकार के विकास होता है। केवल भौतिक स्वरूप नहीं, वह गुरु के सन्निकर्ष में जाता है तो उसमें एक भाव निर्माण हो जाता है, उसमें भावात्मक ज्ञान का विकास होता है। जब वो गुरु को मानने लगता है, गुरु को पूर्व पक्ष के रूप में मानने लगता है, गुरु की हर बात को श्रवण करता है और उसी को याद करने का प्रयास करता है, तब उसमें स्वाभाविक रूप से एक ज्ञानात्मक विकास होना शुरू होता है। और उसके पश्चात गुरु गृह में रहते हुए सभी कार्यों को करता है, उसमें उसके मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं, जिसमें उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें क्रियात्मक विकास भी होता है। और उसके पश्चात उसके मन में गुरु के प्रति, विद्या के प्रति वहाँ रहते हुए जो भाव निर्माण होते हैं, जिन सारे अवरोधों से वो बारित होता है, क्योंकि समाज में रहने से
कई सारे अवरोध होते हैं, उन सभी अवरोधों से वो निवृत्त होता है। और इन सभी अवरोधों से निवृत्त होने के कारण उसमें अभिवृत्ति निर्माण होती है विद्या के प्रति, जो एटीट्यूडनल डेवलपमेंट उसमें होता है। और अंत में जाके वो, फिर मैंने कहा कि वो शिष्य, गुरु उनको फिर एक प्रवचन देने लायक, उनको गुरु अपने स्थान पर पढ़ाने के लिए फिर स्थान देते हैं, यानी उसमें एक प्रेरणात्मक वातावरण भी निर्माण होता है। यानी कुल मिला के ये भारतीय मनोविज्ञान की जो व्यवस्था है, इसमें कई सारे इन तत्वों को मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है। और इन चीज़ों को लाने के लिए जिन प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता था, हम लोग सुने होंगे, उसमें सूत्र पद्धति है। कई सारे बृहद विषयों को लघु सूत्रों में परिणत कर दी जाती थी। वाकोवाक पद्धति, तर्क की जाती थी, तर्क की पद्धति है। और शायद सबसे बेहतर तर्क पद्धति हमारी भारतीय परंपरा में है। और कथा पद्धति, श्लोक पद्धति, कविताओं में दे देना। आप देखिए आयुर्वेद आदि शास्त्र, गणित, वैदिक गणित आदि शास्त्रों को देखेंगे, कठिन से कठिन तत्वों को श्लोकों के, कविताओं के आधार से जब परिवर्तित किए जाते हैं, तो इनको स्मरण करना ये अत्यंत सहज बन जाता है। इसलिए इन सभी पद्धतियों का भी विकास हुआ है। साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता था। इस प्रकार बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता था कि हम जानते हैं कि वेद को हम श्रुति कहते हैं, कि सुनकर केवल वेद को याद किया जाता था। इसलिए कर्णवंतः अक्षणवंतः देख कर याद किया जाता था। इतने क्षमतावान होते थे। आजकल तो हम लोग उपकरणों के विकास में ज़्यादा समय देते हैं, न कि करणों के, ज्ञानार्जन करणों के विकास में। इंद्रियों के विकास करने के लिए उनके अवरोधों को दूर करना होगा। उन अवरोधों को दूर करने के लिए आज भी मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान समर्थन नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा विषय, जैसे मैंने कहा कि जिन थ्योरीज को अपनाया जाता था, उन थ्योरियों में कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी हम अगर कहेंगे कि ऐसा नहीं कि गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता था। एक श्लोक है, उसको अगर कहूँगा तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। आचार्यात पादमाधत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स्वब्रह्मचारी भी पादम कालक्रमेण च। यानी पहले तो एक आचार्य से अध्ययन करता ही था, दूसरा स्वमेधया यानी इनसाइड थ्योरी, छात्र स्वयं, विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता था। तीसरा पादम स्वब्रह्मचारी भी, पीयर लर्निंग मेथड, पीयर ग्रुप के साथ आलोचना करके, चर्चा करके उनसे भी अध्ययन करने की भी पद्धतियाँ मनोविज्ञान में प्रचलित थी। पादम कालक्रमेण च, कालक्रमेण यानी काल के समय में समाज में जाते जाते जो भी करता है, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। आज इन थ्योरी पर हम लोग थोड़े थोड़े से काम करना शुरू किए हैं इस मनोविज्ञान में। परंतु भारतीय मनोविज्ञान को देखेंगे तो इसमें इतने व्यवस्थित रूप से इन पर कार्य किया गया है, लेकिन इसके प्रति हमें सकारात्मक दृष्टि की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, आयु एवं अवस्था के साथ ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि शिक्षा आजीवन प्रचल्यमाना प्रक्रिया है, आज जीवन तमाम चलने वाली प्रक्रिया है। इस जीवन तमाम चलने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए मनोविज्ञान में कौन सी व्यवस्था की गई है? हमारी जीवन प्रक्रिया को हम देखेंगे तो ये मनोवैज्ञानिक जीवन प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। भारतीय जीवन प्रक्रिया में हमारी जो चतुराश्रम व्यवस्था है, हम लोग प्रथम अवस्था को ब्रह्मचर्यावस्था, गार्हस्थ्यावस्था, वानप्रस्थावस्था एवं संन्यासावस्था, तो इस प्रक्रिया के तहत ज्ञान को ग्रहण करना और संन्यास अवस्था में फिर वो प्राप्त ज्ञान को वितरण करना, यानी ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान वितरण की एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनाई गई थी। इस ज्ञान प्रक्रिया से जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान का वितरण भी उसी स्वाभाविक प्रक्रिया से होता ही है। तो इस प्रकार ज्ञानार्जन की जो व्यवस्था और आयु अवस्था के अनुसार ज्ञानार्जन की जो व्यवस्था, आप ब्रह्मचर्य अवस्था की अगर हम बात करेंगे, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसको हम कहते हैं कि लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरित, कि कैसे उसको शिक्षा देना है। 5 वर्ष तक आयु तक को हमने लालन पालन के हिसाब से उसको सारे के सारे सामाजिक ज्ञान को समाज के साथ एकीकृत होने के लिए, सामाजिक विकास की जो बातें हमारे जिन पियाजे आदि लोगों ने कहते हैं, उसके संज्ञानात्मक विकास लालन पालन से होगा। और 5 वर्ष के पश्चात उसको अनुशासन में रहना पड़ेगा, ताड़यति 10 वर्षाणि, अनुशासन की प्रक्रिया की बात करते हैं। और 16 अवस्था में किशोरावस्था हम जिसको कहते हैं, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। इन बातों की बहुत हजारों वर्ष पूर्व में ही इनकी चर्चा की जा चुकी है।
अब सबसे बड़ी जो समस्या हमारे समक्ष आता है कि मनोविज्ञान में मैंने जैसे कहा कि इनको नियंत्रण कैसे करना, इस पर मनोविज्ञान कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया है। परंतु उसके लिए अगर आज हम कहें कि हमारा सबसे बड़ा मनोविज्ञान का जो ग्रंथ है वो हमारा योग शास्त्र है। योग शास्त्र आरंभ से ही मन की बातें करता है। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यानी वृत्तियों को नियंत्रण करना। उसके लिए हम जानते हैं कि अष्टांग योग की कल्पना है, अष्टांग योग की विवेचना की गई है। इसमें अष्टांग योग की बात की गई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि विषयों को चर्चा की गई है। यम क्या है? ना सार्वभौमिक कर्तव्यों को बताया गया है। नियम आत्मानुशासन को बताया गया है, और अपर शरीर विषय कुछ शरीर और उसके बाद पर शरीर की भी चर्चा की गई है। केवल इतना ही नहीं, उसमें नाड़ी मंडल, नाड़ी चक्र, कुंडलिनी शक्ति, असीमित क्षमताओं की चर्चा की गई है। आज समय की बहुत अभाव है, थोड़ा बीच में व्यवधान हुआ, इसलिए कुछ क्षण इसमें गया। फिर भी मैं कहूँगा कि आज भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन एवं विकास की अत्यंत आवश्यकता है। भारतीय मनोविज्ञान के अज्ञान की वजह से भारत में मनोविज्ञान था नहीं, ऐसा बहुत कुछ लोगों ने लिखते हैं, बोलते भी हैं। कोई भारत में मनोविज्ञान नाम के कोई शास्त्र नहीं है, वह भारतीय दर्शन है, मनोविज्ञान नहीं है। परंतु उन सभी के लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, और हमें भी यह समझना होगा कि भारतीय दर्शन पाश्चात्य फिलोसफी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाश्चात्य फिलोसफी एकदम हवा हवा में उड़ने वाला विषय है, उसका जीवन के साथ संबंध नहीं है। जो भारतीय दर्शन है वह जीवन का व्यवहार है, एवं भारतीय मनोविज्ञान जीवन का अभिन्न अंग है। भारतीय दर्शन जीवन का व्यवहार है और मनोविज्ञान जीवन का अभिन्न अंग है। इसीलिए भारतीय दृष्टिकोण से जीवन और दर्शन एक ही है। इसीलिए मनोविज्ञान का विषय जीवन निमित्त ही है, जीवन के लिए है। इसलिए सभी प्रकार का चेतन और अचेतन जितनी भी चेष्टाएं हैं, ये सभी चेष्टाएं मनोविज्ञान के विषय होते हुए भी दर्शन के विषय हैं। इसलिए इन सभी विषयों की चर्चा भारतीय दर्शन में की गई है। यही कारण है कि भारत में दर्शन एवं मनोविज्ञान एक अभिन्न विषय के रूप में प्रतिपादित है। इतने ही विषय के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए विराम लेता हूँ। नमस्कार।